नमस्कार, मेडिवर्ल्ड कार्यक्रम में एक बार फिर मैं राहुल पालीवाल आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और यहाँ हमारे स्टूडियो में आए हुए अपने अतिथियों का भी मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आपका उनसे तारुफ करा दूं। मेरी दाईं ओर डॉक्टर प्रभात अग्रवाल, एमडी मेडिसिन, आप एसएन मेडिकल कॉलेज में अपनी सेवाएं दे रहे हैं और लगातार जब से आगरा में कोविड का हमला हुआ तब से आप मोर्चा संभाले हुए हैं और लगातार पेशेंट्स को बहुत अच्छे से ट्रीट कर रहे हैं। और दूसरे शहर के जाने माने वरिष्ठ फिजिशियंस में से एक डॉक्टर अरविंद जैन, जिन्होंने आगरा में सबसे पहले कोविड पेशेंट्स को देखना शुरू किया और उन्होंने अपने पुत्र शुभम जैन के साथ आगरा में सबसे ज्यादा कोविड के पेशेंट्स को ट्रीट किया है। ये हमारा सौभाग्य है कि आज ये दोनों हमारे स्टूडियो में है। मैं आपका बहुत स्वागत करता हूँ। सबसे पहले डॉक्टर प्रभात, क्या स्टेटस है अगर हम बात करें तो आज की स्थिति है? ये लोगों को महसूस हो रहा है कि अब धीरे धीरे कुछ कहर कम हो रहा है, सुस्त हो रहा है कोरोना की रफ्तार, क्या कुछ ऐसी बात सही है? देखिए, अगर मैं करूं तो जो सेकंड वेव थी या पीक जो थी वो लगभग पीक अब खत्म होने की ओर जा रही है फिलहाल तो। और एक्सपेक्टेड ये कि जो शादी बारात का सीज़न जो भी ख़त्म होगा, जो 12-13 में जो चल रहा है, और तो एक्सपेक्टेड है कि 20 तक हमें अगर अनवांटेडली भगवान ना चाह तो हम तीसरी पीक की तरफ, तीसरी वेव की तरफ हम बढ़ेंगे। लेकिन अगर हम लोगों का ये आकलन है कि अगर हमने ये वाली पीक ना आ पाई, हमने बचा लिया, तो हो सकता है कि इंडिया में फिर कोविड के ख़त्म की ओर अग्रसर हो जाए, क्योंकि ये अगले 2 महीने 1 महीने बहुत ही हमारे लिए महत्वपूर्ण है। जी डॉक्टर, तो अगर हम वर्तमान स्टेटस की बात करें तो एसएन मेडिकल कॉलेज में अभी कितने बेड्स हैं और कितने ऑक्यूपाइड हैं, क्या स्टेटस है? इस समय हमारे पास लगभग 200 बेडेड हमारी कोविड फैसिलिटी है, 200 बेडेड की, जिसमें 60 बेड्स हम लोगों ने आईसीयू के लिए रिजर्व रखे हैं। इस समय हमारे पास मात्र 35 पेशेंट्स हैं, जिनमें से 12 पेशेंट्स आईसीयू में हैं, बाकी के पेशेंट्स कोविड वार्ड्स में। मतलब L2 और L3 आप लोग ट्रीट कर रहे हैं? जी, L2 L3 और L1 आप लोग होम आइसोलेशन में सजेस्ट करते हैं? हाँ, डिपेंड्स ऑन गवर्नमेंट पॉलिसीज़। अगर कोई अभी रिसेंट रिवाइज हुई है पॉलिसीज़ कि अगर कोई ओल्ड एजेड है या कोई बच्चा है या कोई कोमॉर्बिड कंडीशन है और अगर वो L1 लेवल का है तो अभी उसको L1 सेंटर्स पर रखा जाएगा। होम आइसोलेशन की फैसिलिटी गवर्नमेंट ने उनके लिए ख़त्म कर दी है। तो कई सारे पेशेंट्स गवर्नमेंट के L1 फैसिलिटी पर भी हैं और कुछ पेशेंट्स प्राइवेट विभिन्न सेंटर्स बनाए हुए हैं। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। मतलब मेडिकल कॉलेज में ना होके हाँ, तो वहाँ हम लोग केवल L2 और L3 केवल L2 L3 फैसिलिटी देते हैं। डॉक्टर अरविंद जी, शहर में अब ये देखा गया कि लगभग हर फिजिशियन कोविड पेशेंट्स का इलाज कर रहा है, ट्रीट कर रहा है, लेकिन आपने सबसे पहले आगरा में शुरुआत करी और सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस भी इस नाते आप ही को है। तो अब क्या स्थिति आप मान रहे हैं, क्या हम कंट्रोल कर पा रहे हैं, क्या स्थिति है शहर? वैसे आज की स्थिति को देखते हुए तो लगता है कि काफ़ी कुछ सिचुएशन कंट्रोल में है हम लोगों की, लेकिन ये वायरस जो है बड़ा अभी भी हम लोगों के लिए मिस्ट्री सा बना हुआ है। जब तक वैक्सीन नहीं आ रही तब तक हमारे पास कोई प्रिवेंशन का उसका इंतजाम भी नहीं है। लेकिन विरुलेंस इस वायरस का ज़रूर हम कह सकते हैं कि इस समय कुछ कम है। लेकिन जैसा कि डॉक्टर प्रभात ने कहा कि कोमॉर्बिड वाले वो बहुत ज़्यादा उनको दिक्कतें हो सकती हैं, जैसे कि जो डायबिटिक्स हैं या हार्ट पेशेंट्स हैं या क्रोनिक डायलिसिस पे हैं, क्रोनिक लिवर डिसीज़ के पेशेंट्स हैं, कैंसर के पेशेंट्स हैं। तो कोमॉर्बिड्स वाले में अभी भी हम इसको हल्के हाथ से नहीं ले सकते, इसको अभी बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है। और जैसा कि डॉक्टर प्रभात कह रहे थे कि सेकेंड वेव हम लोगों ने फेस कर रहे हैं हम इस समय, और थर्ड वेव विंटर्स में एक्सपेक्टेड है, क्योंकि हम लोगों के नॉर्थ में टेम्परेचर बहुत नीचे जाता है और साथ में फॉग और स्मॉग काफ़ी होता है। तो उसकी वजह से वायरस का स्टेग्नेशन हो सकता है, वायरस देर तक ठहर सकता है और वो हम लोगों को दिक्कत दे सकता है। तो अभी जो हम इस समय आज जो प्रेजेंट सिनेरियो है उसके हिसाब से हम लोग कंफर्टेबल पोजीशन में तो आए हैं, लेकिन जैसा कि ये शादी ब्याह का मौसम है, उसके बाद हम लोगों को पता चलेगा कि कितना एक्सपोजर हुआ लोगों का, क्योंकि अभी भी सावधानी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक हमारे पास प्रिवेंटिव वैक्सीन नहीं है, और सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोग के पास एक स्पेसिफिक एंटीवायरल ड्रग नहीं है। और दूसरा, हम विंटर्स में हम लोग ये भी देखते हैं कि साथ साथ सेकेंडरी और इन्फेक्शंस भी बहुत होते हैं। तो आप जो पेशेंट हमारे पास आ रहे हैं तो वो काफ़ी सीरियस कंडीशन में आ रहे हैं, जिसमें कि बैक्टीरियल के साथ साथ फंगल निमोनियाज भी बहुत मिल रहे हैं। डॉक्टर प्रभात भी इस बारे में जानकारी देंगे, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि जो पेशेंट आ रहा है वो काफ़ी गंभीर स्थिति में ब्लेंड अप कर रहा है। घर पे शायद समय ज़्यादा व्यतीत कर देते हैं तो उससे हालात काफ़ी बिगड़ जाते हैं। जी, तो आप उनको क्या सजेस्ट करेंगे कि भाई कब वो जो फिजिशियंस की मदद लें, या क्योंकि अब देखिए व्हाट्सएप पे भी लोग देख के तब विभिन्न तरह के इलाज करने लग गए हैं, नेट पे भी उपलब्ध है, तो शायद लोग अपनी सेल्फ मेडिकेशन में भी बहुत लगे हुए हैं। देखिए, उसमें तो एक तो आप अपने जो भी फिजिशियन है उनसे ऑब्जर्वेशन में रहिए, और जो हम लोग अलार्मिंग साइन कहते हैं कि अगर आपका
सेचुरेशन 90 से नीचे जा रहा है, आपको टेकिपनिया मीन्स रेस्पिरेटरी रेट 1 मिनट में 24 से ज़्यादा हो रहा है, आप थोड़ा सा बाथरूम रूटीन एक्टिविटी पे हाँफ रहे हैं, आपका टेम्परेचर सबसाइड नहीं कर रहा, आपका कफ बहुत तेज़ है, आपका कफ रुक नहीं रहा है, तो ये सब सिम्टम्स जो हैं वो थोड़े अलार्मिंग होते हैं। तो अगर ऐसे सिम्टम्स अगर किसी पेशेंट को हो रहे हैं तो वो उसमें उसको घर पे रहने का हम लोग कभी प्रमोट नहीं करते, उसको कहते हैं कि भाई आप हॉस्पिटलाइज होइए, मेडिकल कॉलेज जाइए या प्राइवेट में अंडर ऑब्जर्वेशन रहिए, क्योंकि ऐसे पेशेंट्स तो कई बार हमने देखा है इसमें हैप्पी हाइपोक्सिया भी बहुत मिला है पेशेंट्स में, जिसमें कि पेशेंट जो है वो ऑक्सीजन सेचुरेशन उसका SpO2 हम लोग देख रहे हैं 80 है, 75 है, लेकिन बट ही इज सिटिंग कंफर्टेबली। तो ये हैप्पी हाइपोक्सिया के पेशेंट्स भी कभी कभी डेंजरस लैंड अप कर जाते हैं और उनको वेंटिलेटर तक लगाने की ज़रूरत पड़ जाती है। तो इसमें अभी नज़रअंदाज करने की ज़रूरत नहीं है, और वायरस का जैसे कि गाइडलाइंस हैं जो कहती हैं कि 2 वीक्स तो आपको स्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेशन में और आइसोलेशन में रहना है। तो उससे पहले आप जो है कभी भी अपनी फिजिकल एक्टिविटी रिज्यूम ना करें। आप ये ना हो कि हमें तो था ही नहीं, या हमारा एंटीजन नेगेटिव है और हमें तो कुछ है नहीं, और हम जो है ठीक है हल्की फुल्की दवाई ले लेते हैं, जो गूगल पे आप जैसे बता रहे हैं गूगल पे और व्हाट्सएप पे मैसेज फ्लोट होते रहते हैं, उसकी दवाई खा लेते हैं। ऐसे पेशेंट्स भी हम लोग देख रहे हैं कि बाद में बहुत मतलब फीवर एक बार सबसाइड हो गया, वो नॉर्मल हो गया, उसने नॉर्मल रूटीन रिज्यूम कर लिया, उसके बाद मालूम पड़ा कि 2 हफ्ते बाद 3 हफ्ते बाद फिर दोबारा से उसको बुखार आना शुरू हुआ, फिर उसकी खांसी शुरू हुई, फिर उसको एकदम ब्रेथलेसनेस शुरू हुई। तो ऐसे में बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है। मतलब ऐसा नहीं कि हमें अभी बिल्कुल कैजुअली इसको वॉश आउट करना है, कि सोचना नहीं है कुछ नहीं होगा। जी बिल्कुल ठीक बात आपने कहा। बहुत ज़रूरी है कि पेशेंट इस बात को ध्यान रखें कि कैजुअल बिल्कुल होने की ज़रूरत नहीं है, और जैसा डॉक्टर अरविंद जी ने बताया कि एक दफ़ा आदमी ठीक महसूस करता है तो ज़रूरी नहीं है कि कोरोना उसके शरीर में खत्म हो गया होगा। लेकिन डॉक्टर प्रभात, तो इसका हम क्या माने कि अगर आदमी जब तक RT-PCR टेस्ट दोबारा ना करा ले, नेगेटिव ना हो जाए, तब तक उसे अपनी नॉर्मल एक्टिविटीज रिज्यूम नहीं करनी चाहिए? नहीं, देखिए जो ये बहुत पहले गाइडलाइंस थी, जब मार्च अप्रैल की बात करें तो हमारे पास गाइडलाइंस थी अगर कोई व्यक्ति इन्फेक्टेड होता है तो उसको एक बार RT-PCR कराना है। पहले तो ये था कि इवन 2 RT-PCR आपको 24 आवर्स अपार्ट कराने हैं। अब गाइडलाइंस जो उसके बाद कई, जैसे कि आप जानते हैं हम सभी के लिए वायरस ये बिल्कुल नया है, तो हमारे एक्सपीरियंस से जो नई गाइडलाइंस अब जिसको हम फॉलो कर रहे हैं, वो गाइडलाइंस ये कहती हैं कि अगर आपको 7 दिन तक आपको RT-PCR अगर आप सिम्टोमेटिक रहते हैं और उसके बाद अगर आप 3 दिन एसिम्टोमेटिक यानी आपको कोई लक्षण नहीं आ रहा, बुखार जुकाम खांसी या सांस फूलना नहीं है, तो आप उसका RT-PCR कराने की आपको आवश्यकता नहीं है। लेकिन जैसा कि डॉक्टर अरविंद साहब ने कहा कि होम आइसोलेशन या आइसोलेशन क्वारंटीन वो आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, क्योंकि वायरस की शेडिंग कई बार 2 हफ्ते 3 हफ्ते तक भी देखी गई है। तो यूजली 14 डेज तो आपको बिल्कुल आइसोलेशन और 7 दिन का उसके बाद का पैसिव आइसोलेशन या क्वारंटीन जिसको हम कह सकते हैं वो आपको फॉलो करना पड़ेगा। डॉक्टर प्रभात, ये कोरोना में अक्सर ये देखा गया है, जो लोगों का एक्सपीरियंस है कि जो एक दफ़ा वेंटिलेटर पे चला जाता है पेशेंट, उसको वहाँ से निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है और फिर बहुत दिक्कत आती है। तो क्या ये बात सच है? जी बिल्कुल ये बात सच है, क्योंकि जो हमने जो देखा है कि कोविड में जो सबसे बड़ी खराबी होती है वो, जैसा कि हम सभी जानते हैं, लंग इन्वॉल्वमेंट होते हैं। कॉज ऑफ डेथ भी रेस्पिरेटरी फेलियर, लंग खराब होने की वजह से होती है। इसमें लंग की जो फाइब्रोसिस होती है वो इरिवर्सिबल होती है, मतलब कि अगर एक बार फाइब्रोसिस हो गई तो वो लौट के वापस ठीक नहीं होती है। फाइब्रोसिस का मतलब हुआ कि अगर हम लंग की जो एक स्पंजी कैपेसिटी होती है, यानी कि जो उसका टेक्सचर होता है उसमें हवा जाएगी, वो फूल जाएगा, फिर निकलेगी, पिचक जाएगा, ये जो उसका फूलना पिचकना वाला सिस्टम है ये लंग का ख़त्म हो जाता है, जो फाइब्रोसिस हो जाती है। तो ये फाइब्रोसिस इरिवर्सिबल होती है, जिसकी वजह से हम पेशेंट को वेंटिलेटर पे, हमारे यहाँ का भी सेंटर का भी एक्सपीरियंस है कि जो पेशेंट्स, कुछ ही बहुत ही लकी पेशेंट्स होंगे जो हम निकल पाए, अदरवाइज पेशेंट्स वेंटिलेटर या इस तरह की किसी भी इन्वेजिव वेंटिलेशन पे जाता है तो बड़ा मुश्किल होता है उसका निकलना। बिल्कुल ठीक कहा आपने। तो बहुत ज़रूरी है कि हम समय से अस्पताल पर पहुंचे, समय से अपने फिजिशियन से आप सलाह लें, खुद अपना ट्रीटमेंट ना करें। डॉक्टर अरविंद जी, ट्रीटमेंट में ये देखा गया है कि स्टीरॉयड का बहुत इस्तेमाल कर रहे हैं सभी डॉक्टर्स जी, और उससे उसके साइड इफेक्ट्स काफ़ी ज़्यादा हो रहे हैं। ठीक होने के बाद बहुत से लोग डायबिटिक हो रहे हैं और परेशानियाँ हो रही हैं। तो क्या आपने जो ट्रीटमेंट किया उसमें भी आपको इस प्रकार कुछ लक्षण मिले या पेशेंट्स मिले? देखिए, स्टेरॉइड जो होता है वो फाइब्रोसिस के प्रिवेंशन में हम लोग यूज़ करते हैं, और उसको हमें एक्यूट स्टेज में कभी कभी देना होता है। तो उसमें ऐसा नहीं है कि स्टेरॉइड अगर आपका शुरू हो गया तो वो लॉन्ग टर्म चलता रहेगा, महीनों चलता रहेगा, ऐसा नहीं है। कभी कभी एक्यूट स्टेज में हम लोग यूज़ करते हैं, और जब स्टेरॉइड यूज़ करते हैं तो नेचुरली थोड़ा सा उसका जो ग्लूकोज होम्योस्टेसिस या ग्लूकोज का जो अंदर का सिस्टम होता है वो गड़बड़ाता है।
तो शुगर थोड़ी सी बढ़ती है, तो उसके लिए हम लोग दवाइयाँ या इंसुलिन का सहारा लेके उसको कंट्रोल करते हैं। फिर जैसे ही स्टेरॉइड फिर हम टेपर करते हैं उसको, धीरे धीरे उसकी डोज घटाते हैं, फिर उसको बंद करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि स्टेरॉइड जो है वो बहुत हर एक को डायबिटीज़ प्रोड्यूस कर देगा, या जो पेशेंट हैं डायबिटिक्स में ज़रूर उनकी शुगर बहुत गड़बड़ाती है, लेकिन नॉन डायबिटिक्स जो होते हैं उसमें भी शुगर लेवल थोड़ा बढ़ता है, लेकिन स्टेरॉइड को विड्रॉ करने के बाद हम लोग देखते हैं कि उनकी शुगर नॉर्मल हो जाती है और नॉर्मल अपना बिहेव करते हैं। लेकिन फाइब्रोसिस के लिए हम लोगों के पास बड़े लिमिटेड ऑप्शंस हैं, क्योंकि कुछ दवाइयाँ भी हम लोग यूज़ कर रहे हैं। परफिनेक्स टाइप की टैबलेट आती हैं जो कि फाइब्रोसिस को कम करती हैं, ILD में हम लोग पहले से यूज़ कर रहे थे इसको, तो वो भी यूज़ कर रहे हैं हम लोग। लेकिन स्टेरॉइड को देना पड़ता है, और स्टेरॉइड कभी कभी L1 लेवल के होते हैं, उसमें हम लोग अवॉइड भी करते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि उसको स्टेरॉइड दें। और दूसरा, हम लोग क्लिनिकली भी उसको जज करते रहते हैं, ऑक्सीजन सैचुरेशन उसका ठीक है, लंग्स के अंदर कोई साइंस ज़्यादा नहीं मिल रहा है फाइब्रोसिस के, तो हम लोग स्टेरॉइड नहीं देते उसको। ऐसा नहीं है कि स्टेरॉइड मेन ट्रीटमेंट है, मेन स्टे है उसका, तो उसको हम स्टेरॉइड को बंद भी कर सकते हैं। लेकिन स्टेरॉइड कभी कभी हम लोग को यूज़ करने होते हैं, क्योंकि फाइब्रोसिस के प्रिवेंशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम लोग को यूज़ करना होता है उसको। डॉक्टर प्रभात, कोरोना के आफ्टर इफेक्ट्स की बात करें आप, तो हमारे यहाँ लगभग 96-97% हमारे देश में रिकवरी रेट है, तो ज़्यादातर पेशेंट्स क्योर भी हो रहे हैं, लेकिन आफ्टर इफेक्ट्स काफ़ी देखने को मिल रहे हैं। हार्ट में असर हो रहा है और बहुत सारी परेशानियाँ, वीकनेस, तो वो उसकी क्या वजह है? देखिए कि जैसे कि हम सभी जानते हैं कि इसमें साइटोकाइन स्टॉर्म जो होता है, वो जितने बॉडी के इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स होते हैं वो काफ़ी, जब कोविड होता है तो उसमें काफ़ी एग्जॉस्ट हो जाते हैं, तो उसके बाद बॉडी को रिकवर होने में बहुत टाइम लगता है। जैसे कि आपने कहा, सबसे मोस्ट कॉमन जो पोस्ट कोविड जो हम लोगों ने देखा, डेट इज़ वीकनेस, माइल्जिया, सीवियर मस्कुलर पेन, या एपेटाइट, बिल्कुल भूख खत्म हो जाती है। कुछ पेशेंट्स में हमने देखा कि परमानेंट उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ रही है, या कई लोगों को बाईपैप या सीपैप की ज़रूरत बाद में भी पड़ रही है। कई पेशेंट्स ऐसे हैं जिनके हेयर फॉल की समस्या मिल रही है। कुछ पेशेंट्स अभी लेटेस्ट भी जो हम लोगों ने देखे, उनको एरिथमियाज भी डेवलप हो रहे हैं। अभी परसों ही हमारे पास एक पेशेंट हमारी पोस्ट कोविड OPD में आया था, जिसमें देखा कि इजैकुलेशन की प्रॉब्लम, जिसको सेक्सुअल प्रॉब्लम भी हो रही है। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। और जैसा कि डॉक्टर अरविंद जैन साहब ने बताया कि स्टेरॉइड यूज़ करने से डायबिटीज़ या हाइपरग्लाइसीमिया की प्रॉब्लम तो हम लोग फेस कर ही रहे हैं। तो हर फील्ड में मैं कहूँगा, हर बॉडी के सिस्टम को ये कोविड डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन्वॉल्व कर रहा है, और हमको वो परेशानी कर रहा है। चूँकि अभी तो बहुत शॉर्ट टर्म हमारा एक्सपीरियंस है 9 महीने का, लॉन्ग टर्म क्या होगा, हो सकता है कि ये परमानेंट डायबिटीज़ कन्वर्ट कर दे, बीटा सेल्स पे कर दे, तो इट इज़ वेरी अर्ली टू से कि क्या होगा। लेकिन हाँ, ये बात सही है कि बॉडी के सभी अंगों पे इसका डायरेक्टली एंड डायरेक्टली प्रभाव पड़ रहा है। तो क्या ट्रीट, मतलब अगर ठीक होने के बाद घर आते हैं तो ब्लड थिनर्स की भी ज़रूरत पड़ती है? कोई लाइन ऑफ ट्रीटमेंट आप लोग एडवाइस करते हैं पेशेंट्स वंस दे आर डिस्चार्ज? देखिए, जैसा कि मैंने कहा कि इसके ट्रीटमेंट के लिए हमें टाइम टू टाइम गाइडलाइंस आती रहती हैं। पहले गाइडलाइंस जो आई थी उनके हिसाब से था कि अगर आपको एंटीकोगुलेट करना है तो लगभग 1.5 से 2 महीने पर एंटीकोगुलेट करिए। अब लेटेस्ट NHS की गाइडलाइंस आई हैं, वो कहती है कि एंटीकोगुलेशन की ज़रूरत नहीं है। जब तक बॉडी पेशेंट इंडोर रहता है, हॉस्पिटल रहता है, तभी तक आपको एंटीकोगुलेट करना है, बाद में नहीं करना है। लेकिन जो लंग एक्सरसाइजेज हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। रेस्पिरोमीटर से 3 बॉल एक्सरसाइजर है, अगर कुछ नहीं मिल रहा तो पेशेंट बैलून फुला सकता है, और अनुलोम विलोम प्राणायाम जिसको हम कहेंगे, एक्सरसाइजेस, सूर्य नमस्कार, इन सब चीज़ों का बड़ा, दूसरा न्यूट्रिशन का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। हम लोगों ने ये देखा है, जो हमारा ऑब्जर्वेशन है, कि लोग जैसा कि व्हाट्सएप पे या गूगल ज्ञान जो प्राप्त करा कि विटामिन C, जिंक, विटामिन D, इन सब की एक्स्ट्रा लेने को, जो अगर आप नॉर्मल अपना खाना खाते हैं, फल खाते हैं, और आप टैबलेट्स अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, तो कोई ज़रूरत नहीं, आप सिंपल कोई भी सीजनल फल जो आपको सस्ता मिल जाए, जो अच्छा मिल जाए, अगर हम नेचुरल अपना खाना खाते हैं, दाल रोटी सब्जी खाते हैं, तो जितना सप्लीमेंट्स हम लोग कोविड या पोस्ट कोविड के लिए बताते हैं, उतना सारा हमारे नेचुरल खाने में है। तो हमें अलग से इसके लिए नहीं भागना है, लेकिन हम ऐसा ना करें कि हम उसकी कॉस्ट पे फल को छोड़ के या अपने दाल चावल को छोड़ के हम सप्लीमेंट्स लेने के लिए पड़े। तो हमारा सबसे बड़ा जो चैलेंजेस हम लोग इस समय फेस कर रहे हैं कि खाना नहीं खा रहे हैं, लेकिन सप्लीमेंट्स टैबलेट के लिए हम लोग बहुत दौड़ भाग कर रहे हैं। डॉक्टर प्रभात ने कहा कि लोगों में बड़े सारे भ्रांतियां हैं, और कोई यूनानी दवाई है, कोई आयुर्वेदिक दवाइयां हैं, पतंजलि की भी बहुत सारी अपने अलग अलग दवाइयां हैं। तो ये जो इस प्रकार का ट्रीटमेंट है, ये कितना इफेक्टिव है? मतलब लोगों ने काढ़े हैं और बहुत सारे ट्रीटमेंट्स किए जी जी। तो ये आपको लगता है कुछ इससे इम्यूनिटी बढ़ती है या कुछ फायदा होता है?
देखिए, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ वेरी बैड। जैसे कि हम लोग डॉक्टर प्रभात भी कह रहे हैं कि सप्लीमेंट्स लेने का क्या फ़ायदा, अपनी नॉर्मल रूटीन डाइट खाइए आप, नॉर्मल रूटीन का अमरूद बढ़िया फल आ रहा है इस समय, अमरूद खाइए आप, विटामिन सी, आंवला खाइए, विटामिन सी मिलेगा। लोग जो है मालूम पड़ा कि जल्दी ठीक करना है तो मालूम पड़ा कि वो एक कोई अभी रिसर्च भी व्हाट्सएप पे आई थी जिसमें कि करीब 100 इंजेक्शंस ऑफ विटामिन सी देंगे तो हमारा साइटोकाइन स्टॉर्म खत्म हो जाएगा। दैट वाज एब्सर्ड थिंग, जो पॉसिबल नहीं है। 100 इंजेक्शन विटामिन सी के लगाना किसी मरीज को, क्या करोगे आप? तो इस तरीके की चीज़ें भी आती हैं, लेकिन मैं किसी भी पैथी का विरोधी नहीं हूँ। देखिए, अगर आयुर्वेदिक चीज़ें कुछ अच्छी हैं, अश्वगंधा ये सब हैं जो इम्यूनिटी बूस्टर हैं, अगर आप थोड़ी मात्रा में लेते हैं ठीक है, लेकिन बट नॉर्मल आपकी जो डाइट है वो आप ना निगलेक्ट करें। और नॉर्मल सीजनल, जैसे डॉक्टर प्रभात ने कहा कि सीजनल फ्रूट्स खाइए आप, और इस समय जैसे कि गुड़ है, गुड़ खाइए आप, है ना। डायबिटिक है वो भले ही उसको अवॉइड कर सकता है, लेकिन ये सब चीज़ें जो है आपको सीजनल इम्यूनिटी देती हैं, और ईश्वर ने हम लोग को वो चीज़ें उसी, आप देखिए उसी समय वो चीज़ आती है जिस समय उसकी ज़रूरत है। जैसे अब विंटर्स है तो विंटर्स में आप देखिए सब्जियां, जितनी भी चीज़ें हैं, अमरूद जो फल हैं, वो सब दे हैव प्लेंटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स। तो वो हमें इसको फॉलो करना चाहिए। और एक्सेस में किसी ऐसा कुछ नहीं है कि साहब इस पैथी में उसका इलाज है या कोरोनिल टैबलेट खाने से ही, क्योंकि देखिए इसकी रिसर्च अभी भी हम लोग कह रहे हैं, वायरस अभी भी हमारे लिए नया है, क्योंकि अभी भी हमारे पास स्पेसिफिक एंटीवायरल ड्रग नहीं है। जैसे कि स्वाइन फ्लू के लिए हम लोगों के पास H1N1 जो स्वाइन फ्लू था उसके लिए टेमीफ्लू थी जो कि इफेक्टिव थी और भी है, उसको हम लोग यूज़ करते हैं। कभी कभी स्वाइन फ्लू के पेशेंट अभी भी मिल जाते हैं ऑफ एंड ऑन, लेकिन इसके लिए अभी हमारे पास स्पेसिफिक एंटीवायरल ड्रग नहीं है। तो ये दवाइयाँ हम लोगों ने यूज़ करी है, उससे फीवर किसी का सबसाइड किया, बहुत से लोग अच्छे भी हुए हैं उनको। लेकिन ये कि दूसरी पैथी में इसका इलाज है या होम्योपैथिक से ये ठीक हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। बॉडी की इम्यूनिटी आपकी स्ट्रांग होगी तो आप वायरस को काउंटर कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या एक्सरसाइजेज वगैरह या वो सब भी हेल्प करती है? बिल्कुल, रूटीन आपकी जो एक्सरसाइजेज हैं वो आप रूटीन वॉकिंग, जॉगिंग जो करते हैं वो करिए आप, है ना। और मौसम के हिसाब से हम लोग जैसे डायबिटिक पेशेंट्स को भी कहते हैं भाई आधा घंटा का वॉक, फिजिकल एक्सरसाइज ज़रूरी है, तो वो करिए आप। और हम लोग ये भी सजेस्ट करते हैं कि विंटर्स में आप कोहरे में मत जाइए, थोड़ा धूप निकले आता है वो वॉक कर लीजिए, है ना। लेकिन कोविड वाले को जैसे डॉक्टर प्रभात ने समझाया कि एकदम स्ट्रेनस एक्सरसाइज नहीं शुरू करनी है, आपको 14 दिन का तो बिल्कुल स्ट्रिक्ट क्वारंटाइन, होम आइसोलेशन रखना है, आपको फिजिकल इनएक्टिविटी की तरफ ही रखना है। आप रूटीन में घर में घूमिए, बैठिए, अपने जो योगा एक्सरसाइज हैं वो करिए, शंख वाली एक्सरसाइज है, रेस्पिरोमीटर वाली एक्सरसाइज है, बलूनिंग वाली एक्सरसाइज है, ये सब करते हैं। लेकिन एकदम रिज्यूम करने में बहुत दिक्कत होती है। कई पेशेंट्स हम लोग ये भी देख रहे हैं कि क्रोनिक फटीग सिंड्रोम करके ज़्यादातर वायरल बीमारी में होता है कि उसमें एकदम बॉडी जो है शिथिल पड़ जाती है, हाथ उठने में भी दर्द है, जॉइंट में भी दर्द हो रहा है, बिल्कुल फटीग हो गया, मतलब किसी काम करने का मन नहीं कर रहा। ये भी हम लोग फेस करते हैं, क्रोनिक फटीग सिंड्रोम जो वायरल, पोस्ट वायरल होता है। ऐसे पेशेंट्स भी हम लोगों को दिखाई दे रहे हैं जो कि वायरस हुआ उसका 15 दिन पहले या 20 दिन पहले ठीक हो गया, आ गया कोविड से, लेकिन साहब अब मेरे में स्टेमिना नहीं है, साहब मेरी जो काम करने की क्षमता थी वो बिल्कुल गिर गई है साहब, मैं बिल्कुल पहले तो साहब मैं 2-2 घंटे 3-3 घंटे काम कर लेता था, लेकिन अब मैं साहब 15 मिनट भी काम करता हूँ तो मैं थक जाता हूँ, मेरे में ताकत ही नहीं है। तो ये एक फटीग भी हम लोग देख रहे हैं। फिर साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स भी आ रही हैं, आइसोलेशन सिंड्रोम बहुत हो रहा है, क्योंकि जो बेचारे बुजुर्ग हैं वो कोविड हॉस्पिटल में या मेडिकल कॉलेज में, क्योंकि उसके फैमिली मेम्बर्स उनसे कॉन्टैक्ट में नहीं, तो वो भी आइसोलेशन सिंड्रोम, डिप्रेशन, ये सब चीज़ें भी हम लोग देख रहे हैं पेशेंट में आ रही है। लेकिन ये टाइमली सब ठीक होनी है, ऐसा नहीं है कि वो वायरस जो है वो आपको परमानेंट उसको डैमेज कर गया। ये सब चीज़ें आती हैं और ये सब चीज़ें टाइमली रिजॉल्व भी होती हैं। बिल्कुल ठीक कहा। बिल्कुल जैसे डॉक्टर विजय ने बताया, प्रभात ने बताया कि आपको स्वस्थ रहना है, उसके लिए आप जो आपकी नेचुरल डाइट है उस पर आप ध्यान दीजिए, अच्छा खाना खाइए, हरी सब्जियां खाइए, फल खाइए। जरूरी नहीं है कि आपको दवाइयाँ लेनी है, वो आर्टिफिशियल सप्लीमेंट्स हैं और वो डॉक्टर की एडवाइस पे कर ले तो ज़्यादा शायद आपको फायदा होगा। अपने आप कुछ इलाज ना करें तो वो बेटर रहेगा। डॉक्टर विजय, टेस्ट की अगर मैं बात करूं तो RT-PCR जो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस थी 600 रुपये और 800 रुपये कराता है, तो क्या प्राइवेट लैब्स आगरा में शुरू हो गए हैं? जी, अब प्राइवेट लैब्स भी अपना ये काम कर रही हैं और ये जो नेशनल लेवल की पैथोलॉजीज़ हैं, SRL है, लाल है,
साइंटिफिक पैथोलॉजी भी कर रही है और पैथोकाइंड करके एक पैथोलॉजी है, इसमें RT-PCR फ्रीली अवेलेबल है और ये लोग करके देते हैं और सेम डे रिपोर्ट भी मिल जाती है। उसमें 5-6 घंटे लगते हैं, लेकिन बट दे प्रोवाइड रिपोर्ट ऑन द सेम डे। तो जो गवर्नमेंट गाइडलाइंस है उतने ही पैसे में जी, उसी के जितना गाइडलाइन में फिक्स हुआ है, जितना पैसा उसी पैसे में ही उनका टेस्ट होता है। ऐसा नहीं है वो सरप्लस चार्ज कर रहे हैं। हाँ, उन्होंने कुछ होम, अगर घर से लेके आ रहे हैं तो 100-200 रुपया कलेक्शन चार्ज, होम कलेक्शन का चार्ज उन्होंने ज़रूर रखा है। बाकी तो जो फिक्स रेट है उसी पे वो टेस्ट हो रहा है। डॉक्टर प्रभात, बात कर लेते हैं वैक्सीन की। सबसे ज़्यादा शायद मोस्ट ईगरली अवेटेड पूरी दुनिया में अगर कोई चीज़ है तो वो है कोरोना की वैक्सीन। तो उसका क्या स्टेटस है वर्ल्ड वाइड और हमारे देश में, और हमारे शहर में? जी, वैक्सीन बेसिकली दो तरीके से बन रही है जो देखा जाए। एक mRNA वैक्सीन बन रही है, एक दूसरा न्यूक्लियोप्रोटीन्स वैक्सीन बन रही है। तो अभी जो इतनी भी यूज़ हुई है mRNA वैक्सीन यूज़ हुई है। जैसे कि मैं बात करूं फाइजर की वैक्सीन, जो भी वर्ल्ड में यूके ने 4 दिन पहले उसको इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन दिया है और अभी कल ही यूएस ने दिया, FDA ने, जो यूएस की बॉडी है, अप्रूवल बॉडी। तो जैसा कि भी कहा, बड़ी जल्दीबाजी होगी। इनके लॉन्ग टर्म सेफ्टीज़ क्या रहेंगे, जैसा कि आप सभी ने देखा होगा कि जो फाइजर की वैक्सीन है उसके साथ 2-3 चैलेंजेस हैं, स्पेशली हमारे कंट्रीज़ के लिए, क्योंकि उसकी जो स्टोरेज है डेट इज़ -70 पे हमें स्टोर करके रखना पड़ेगा। तो हमारे पास इतने सारे स्टोरेज कैपेसिटी अभी हमारे पास नहीं है, क्योंकि वहाँ का एटमॉस्फेयर ऑलरेडी ठंडा होता है। तो यूएस और यूके में ये चीज़ें मैनेज करना थोड़ा आसान होगा। उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत पहले से ही इतना अच्छा है कि उनको चैलेंजेस आ रहे हैं, तो सोचिए हमारे लिए क्या होगा। दूसरा, जैसे कि फाइजर की वैक्सीन है, उसके साथ कुछ 4 केसेस बेल्स पाल्सी के मिले, यानी कि चेहरा टेढ़ा हो गया। 2 पेशेंट्स वॉलंटियर ऐसे थे जिनकी डेथ भी हुई और कुछ स्किन रैशेस भी मिले। एक ऑस्ट्रेलिया में भी वैक्सीन 4 दिन पहले आई थी, जो कल उनको विड्रॉ करनी पड़ी। वो ऑस्ट्रेलिया में ही बनी थी? जी जी, वो इंडिजिनस ऑस्ट्रेलियन वैक्सीन थी, डेट वाज बेस्ड ऑफ द न्यूक्लियोप्रोटीन। उस वैक्सीन के साथ प्रॉब्लम ये थी कि उन पेशेंट्स को, जिनको वॉलंटियर्स को लगाया गया, उनके HIV की एंटीबॉडीज़ उनके यहाँ डेवलप हो गई बहुत फास्ट। तो उनको, ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट को वो वैक्सीन विड्रॉ करनी पड़ी। हमारे यहाँ से भी लास्ट वेडनेसडे को सीरम इंडिया ने, जो कि एस्ट्राजेनेका के साथ बना रही है, और दूसरे भारत बायोटेक ने भी जो कोवैक्सीन है उनकी, गवर्नमेंट को अप्लाई करा था DCGI को, लेकिन DCGI ने उसको भी रिफ्यूज़ करा, क्योंकि अभी इतने के सफिशिएंट डाटाज हमारे पास नहीं है। क्योंकि अभी सभी वैक्सीन की लगभग फेज़ 2 या फेज़ 3 ट्रायल चल रही है। जायडस की भी फेज़ 2 ट्रायल अभी शुरू होने वाली है, फाइजर की भी होने वाली, स्पुतनिक वैक्सीन की भी हमारे यहाँ अभी फेज़ 2 ट्रायल और ख़त्म होने को फेज़ 3 शुरू होने वाली है। तो अभी इंडिया में बड़ी जल्दीबाजी होगा कि वैक्सीन का उपलब्धि। जी तो कह रहे थे कुछ ही हफ्ते, दिसंबर में आ जाएगी, कुछ ही हफ्ते दूर है वैक्सीन। नहीं, तो वो तभी संभव होगा जब उन वैक्सीन को वो फेज़ 3 में इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन दे दें। बेसिकली किसी भी ड्रग या किसी भी दवाई के लिए फेज़ 4 तक आना जरूरी होता है। फेज़ 4 का मतलब होगा जब वो नॉर्मल वॉलंटियर पेशेंट्स को मिलने लगे। उससे पहले क्लिनिकल ट्रायल्स की जो फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3 में जाके गुजरना होता है। तो अभी किसी भी वैक्सीन का इंडिया में फेज़ 4 अभी यूज़ नहीं हो पाया। सभी जगह आप जान दें इमरजेंसी ऑथराइजेशन हुआ। इमरजेंसी ऑथराइजेशन का मतलब हुआ इतनी इमरजेंसी, डायरेक्ट इमरजेंसी होगी, उनको यूज़ करना। कहीं भी वर्ल्ड में अभी तक इमरजेंसी का मतलब जो डॉक्टर्स हैं या नहीं, मतलब उनका ये है कि आप इतनी इमरजेंसी आ गई कि हमें वो दवाई या वैक्सीन यूज़ करनी पड़ रही है। बहुत ज़्यादा टेस्ट वगैरह। हाँ, पेशेंट्स का इनपुट बहुत हुआ, पेशेंट बहुत ज़्यादा इन्फेक्टिव मिले, क्योंकि उसकी सेफ्टी इतनी एस्टेब्लिश नहीं है कि हमारी DCGI ने उसको रिफ्यूज़ कर दिया। तो क्योंकि वैक्सीन लगाना, नहीं, ये एक हमारी बॉडी है जो इंडिया में कोई भी ड्रग कंट्रोल ऑफ अथॉरिटी इंडिया, जो डिसाइड करती है कि किसी भी ड्रग की सेफ्टी कितनी है। क्योंकि ड्रग को इंडिया में मार्केट लाने की DCGI से, यूएस में यूएस FDA बॉडी है, कनाडा में कनाडा FDA बॉडीज है, इधर इंडिया की एक बॉडी है DCGI इसको कहते हैं, जिसके पास आपको किसी भी नई ड्रग के लिए अप्लाई करना पड़ता है और आपको अपने सेफ्टी पेपर्स देने पड़ते हैं कि हमारी ड्रग या वैक्सीन इतनी सेफ है। तो अभी उसकी सेफ्टी इतनी एस्टेब्लिश नहीं हो पाई, इसलिए गवर्नमेंट ने उसको मना करा है। तो प्रधानमंत्री जी ने, जैसा कि हम सभी ने सुना है कि उन्होंने कहा है, तो हो सकता है उन्होंने सोचते हुए कहा हो कि जो एस्ट्राजेनेका वाली वैक्सीन है सीरम इंडिया के साथ या कोवैक्सीन वाली, वो जनवरी में तक शायद इमरजेंसी यूज़ डाल दें, क्योंकि इतनी जल्दी फेज़ 4 ट्रायल 3 खत्म होना संभव नहीं है, क्योंकि वो काफ़ी लंबे पेशेंट्स में डाटा हमें लेने पड़ेंगे। तो जनवरी फरवरी तक आना मुझे नहीं लगता कि संभव होगा, और कम से कम अगर आई भी तो इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन के थ्रू ही आएगी, वो भी मार्च अप्रैल से पहले संभव नहीं है। डॉक्टर रंजन, आगरा में शायद IMA के थ्रू और शायद आपसे जानकारियाँ मांगी गई हैं, तो ये कौन सी बॉडी है, मतलब क्या तैयारी चल रही है? ये हम लोग की जो लोकल CMO हैं अथॉरिटीज़, वो क्योंकि एक्चुअली वैक्सीनेशन का जो शेड्यूल होता है जनरल पब्लिक के लिए,
तो उसमें सबसे पहले तो हम लोग जो वैक्सीनेशन होता है कहीं पे भी, तो उसमें सबसे पहले हेल्थ पर्सनल उनको लगाया जाता है, डॉक्टर्स एंड नर्सिंग स्टाफ्स जो कि वो केयर टेकर हैं, उनको पेशेंट्स को देख रहे हैं, उनको प्रिवेंशन के लिए देते हैं। उसके बाद फिर कोमॉर्बिड वाले जो ओल्ड एज पेशेंट्स होते हैं उनको लगती है, क्योंकि इसमें एक क्राइटेरिया है जिसके हिसाब से कि वैक्सीनेशन की प्रायोरिटी किसको रहेगी पहले, तो उसके हिसाब से डिवीज़न। तो अभी वो उसी पर वर्कआउट कर रहे हैं। अभी उन लोगों ने डिमांड मांगी है कि किसको हेल्थ पर्सनल कितने हैं, किनको लगना है, कौन कोविड हॉस्पिटल्स में हैं, उनको प्रायोरिटी पे लगाया जाएगा। उसके बाद फिर पेशेंट्स के लिए दी जाएंगी जो कि ओल्ड एज के पेशेंट्स हैं, कोमॉर्बिड हैं, डायबिटिक्स हैं, जैसे हमने बताया, तो उन पेशेंट्स को प्रायोरिटी होगी। फिर उसके बाद जो यंग वंस हैं, जो छोटे बच्चे हैं, उनको लगाया जाएगा। उसके बाद फिर मिडिल ग्रुप में वैक्सीन का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। डॉक्टर प्रभात, हम बात हर्ड इम्यूनिटी की करते थे और वो वर्ड भी बहुत ही प्रचलन में रहा कि हर्ड इम्यूनिटी हो जाएगी फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो क्या हम लोग हर्ड इम्यूनिटी की तरफ बढ़ रहे हैं? अगर हम आगरा की बात करें, अपने देश की बात करें, जैसे पुणे में सीरो सर्वे हुआ, वहाँ बताया कि 60% लोगों में जो सर्वे उन्होंने किया कि एंटीबॉडीज मिली है। तो क्या हम लोग बढ़ रहे हैं हर्ड इम्यूनिटी की तरफ? देखिए, हर्ड इम्यूनिटी इसके लिए बड़ा मुश्किल है कोविड के लिए, क्योंकि इसके जो स्ट्रेंथ्स हैं कई बार देखा है कि बहुत ही फास्ट चेंजिंग है। क्योंकि हर्ड इम्यूनिटी का इसलिए इसमें कोविड में एक्सेप्ट नहीं होती है बात, क्योंकि कई सारे पेशेंट्स हमारे यहाँ भी ऐसे थे जिनको 2 बार और 3 बार इन्फेक्शन दोबारा से कोविड का हुआ। तो मुझे नहीं लगता कि हर्ड इम्यूनिटी वाला कंसेप्ट कोविड में काम करेगा, क्योंकि कई सारे पेशेंट्स हमने देखा जो हमारे इवन एक मेडिकल स्टूडेंट्स भी है, वो 3 बार पॉजिटिव हो चुकी है नेगेटिव होने के बाद आरटीपीसीआर, तो जबकि उसको एक बार भी सिम्टम्स नहीं थे। 3 बार? जी, पहली बार उसको फर्स्ट टाइम उसकी फैमिली में हुआ था। एट दैट टाइम शी वाज आल्सो एसिम्प्टोमेटिक, उस समय भी उसको कोई लक्षण नहीं थे, बट वो तब पॉजिटिव थी। फिर एग्जाम देने आई तब हमने कराया तब पॉजिटिव, अब फिर वो पॉजिटिव है, अब फिलहाल फिर वो नेगेटिव आई है। तो हर्ड इम्यूनिटी जैसा कंसेप्ट मुझे नहीं लगता कोविड में काम करेगा। और सीरो सर्वे की हम बात करें तो आगरा में की भी जो भी एक अनऑफिशियल डाटा मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि आगरा का भी डला हुआ 28 से 30% का सीरो सर्वे हमने सर्वेलेंस एक करा था, जिसमें 28 से 30% सीरो सर्वे आगरा का ही पॉजिटिव है। लेकिन ये एंटीबॉडीज़ का लेवल, क्योंकि जब हमने ये देखा कि कई पेशेंट 2 बार 3 बार पॉजिटिव हो गए, तो मुझे नहीं लगता कोई एंटीबॉडीज़ प्रोटेक्टिव जैसी चीज़। दूसरी चीज़, इसकी जो एंटीबॉडीज़ हैं वो फास्ट डिके हो रही हैं, 3 महीने 4 महीने में जाके एंटीबॉडीज़ खत्म हो रही हैं। दूसरा, जिन पेशेंट्स पॉजिटिव हुए उनको भी कई पेशेंट्स ऐसे जिनको एंटीबॉडीज़ नहीं बनी। तो इसके साथ बड़ा मुश्किल है, क्योंकि बड़ा इनफेक्टेबल वायरस है ये, तो कहना। फिर इसका मतलब जो वैक्सीन आप बता रहे हैं कि 3-4 महीने में एंटीबॉडीज खत्म हो रही है, तो वैक्सीन भी तो अल्टीमेटली एंटीबॉडीज ही बना रही है। बिल्कुल। तो फिर वो कितने दिन तक इफेक्टिव रहेगी? देखिए, एंटीबॉडी वैक्सीन के साथ एक चीज़ होती है, 2 तरह की हमारी जो प्रोटेक्शन बॉडी करती है, एक टी सेल मीडिएटेड होती है, एक एंटीबॉडी मीडिएटेड होती है। तो जिन पेशेंट्स को मान लीजिए जैसे जिनको एंटीबॉडीज नहीं बनी, लेकिन जो टी सेल की मेमोरी होती है, टी सेल मीडिएटेड बॉडी का प्रोटेक्शन होता है, इम्यूनिटी होती है, वो कुछ हद तक काम करती है। तो ये माना जा रहा है कि जो वैक्सीन, इसीलिए मैंने कहा कि वैक्सीन के केस में कहना बड़ी जल्दबाजी होगी कि वैक्सीन कितना काम करेगी, कितना प्रोटेक्शन रहेगा, उनके एंटीबॉडीज लेवल क्या रहेंगे। तो हमें ये भरोसा करना चाहिए वैक्सीन तो आएगी, और जो कि आम पब्लिक के लिए मेरा मानना है 2022 से पहले वैक्सीन आना असंभव सा है, कम से कम इंडिया जैसे कंट्रीज के लिए। 2021 भी ऐसे ही चले जाएगा, ये तो बड़ी ये प्रैक्टिकल तो यही है कि 2022 से पहले वैक्सीन आम जनता के लिए ना लगभग नामुमकिन बात है। अगर हम सोचें तो एक कोई भी सफल वैक्सीन को डेवलप होने में 10 साल लगते हैं, तो हम ये चमत्कार की उम्मीद ना बहुत करें। ऑन एन एवरेज जो वैक्सीन सारी बनी है वो लगभग 10 साल ऑन एन एवरेज सभी वैक्सीन का बना है। कई वैक्सीन को 30-30 साल डेवलप होने में लग गए। इवन मलेरिया की वैक्सीन अभी तक नहीं बना पाए। हेपेटाइटिस सी को 77 हमने डिस्कवर करा था, आज इतने सालों में वैक्सीन नहीं बन पाई। HIV की वैक्सीन अभी तक नहीं बन पाई। तो इट इज़ वेरी अर्ली टू से कि वैक्सीन बनी तो कितनी सफल होगी, कितनी इफेक्टिव रहेगी, कितनी देर तक रहेगी। और चूंकि ऐसा ना हो कि उस वैक्सीन की वजह से भी, क्योंकि एक ट्रायल वैक्सीन शुरू हुई थी जेनोवा कंपनी की, उसमें जिन पेशेंट्स को कोविड वैक्सीन लगी, लगभग 50% पेशेंट को सिम्टम्स आने शुरू हो गए कोविड वाले। मतलब उससे उल्टा नुकसान। तो ये बड़ा मुश्किल है, जल्दबाजी है कहना कि क्या होगा। तो भगवान करे सब चीज़ें ठीक हो, हमारे फेवर में हो। तो हमारी तो अभी तक हमारे पास जो असर है वो केवल एक ही है, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्किंग और सैनिटाइजेशन। यही एक चीज़ है, जब तक सक्सेसफुल वैक्सीनेशन नहीं आता है हमें इसी मंत्र पे काम करना पड़ेगा। ये मंत्र तो बहुत इम्पोर्टेंट है और लगातार आपको इसको फॉलो करना चाहिए। आपको बिल्कुल भी अपने गार्ड्स को नीचे नहीं करना है। तो डॉक्टर अरविंद जैन, क्या ये भी पॉसिबल है कि वन फाइन डे जैसे येलो फीवर स्पैनिक फ्लू गायब हुआ, ये भी
वायरस गायब हो जाए अपने आप, तो क्या ये भी संभव है? ये देखिए संभावनाएं तो हर चीज़ की होती हैं, और जैसे कि हर्ड इम्यूनिटी की आप बात कर रहे थे, तो हर्ड इम्यूनिटी का क्राइटेरिया भी यही है कि 70-80% शुड बी इम्यून फॉर दैट। मतलब इफेक्ट तो होने के अपना बाद हिंदुस्तान के अंदर जो पॉपुलेशन है आप देखिए 130 करोड़, तो आप कितने लोगों का आप सोच रहे होंगे कि हार्ड इम्यूनिटी आ गई होगी, कितने इन्फेक्ट हो चुके होंगे। और जैसा कि डॉक्टर प्रभात कह रहे हैं कि म्यूटेशन इस वायरस का बहुत है, तो म्यूटेशन होने की वजह से भी अभी वायरस को, मैंने कहा कि वायरस के लिए अभी भी हम लोग अर्ली स्टेज में है। अभी वायरस का स्ट्रक्चर और वायरस की इम्यूनोजेनिसिटी और वायरस की क्या करवट लेगा, अभी हम लोगों के लिए अर्ली टू से है। और फेज़ 4 ट्रायल जब होती हैं उसके बाद ही फिर वैक्सीन जो है कमर्शियली एंड फिर जनरल पब्लिक के लिए अवेलेबल होती है। तो अभी फेज़ 2 किसी की ट्रायल है, किसी की फेज़ 3 ट्रायल है, तो बड़ा जल्दी हम लोग आशा तो है और हम सब आशा करते हैं कि जल्दी जल्दी हमें वैक्सीन मिले। लेकिन अभी ये कहना कि वैक्सीन जनवरी में आ जाएगी और हम लोग जो है बिल्कुल खुले में चौड़े में घूमना शुरू कर दें बिना मास्क के, ऐसा नहीं है। अभी भी हमें जो गाइडलाइंस हैं, जो जैसा कि हम लोग सब हर बार स्ट्रेस दे रहे हैं कि आप डिस्टेंसिंग, मास्किंग, सैनिटाइजेशन, इसका बहुत ध्यान रखिए। आप पब्लिक प्लेस पे कम से कम जाइए, कम से कम अवॉइड कीजिए। इस समय सोशल गैदरिंग्स भी हैं शादियों की, जहां आप अवॉइड कर सकते हैं करिए। लोग भी आपको 50 में आपका नंबर आया कि नहीं, उसको आप उसको नज़रअंदाज करिए। और आप घर में अगर बैठे हैं तो ज़्यादा खुश हैं, ज़्यादा सुखी हैं। और उसने नहीं बुलाया और उसमें कि अरे साहब उन्होंने 50 में हमारा नंबर नहीं है, हम तो उनके बड़े क्लोज थे। तो ये सब चीज़ें जो हैं अब हमें नज़रअंदाज करनी पड़ेंगी, तभी हम इससे आगे बच सकते हैं। और अभी जो है बचाव पे बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है, और इसको अभी बिल्कुल भी बार बार वही कैजुअली लेने की ज़रूरत नहीं है। डॉक्टर साहब एंड में मैं बस एक चीज़ अपने दोनों डॉक्टर से ये जानना चाहूँगा कि अगर हम आगरा की बात करें, हम आगरा को दिल्ली से कंपेयर करें इन ट्रीटमेंट को लेकर, जो कोरोना का ट्रीटमेंट हो रहा जी। है, तो हम कहाँ पर हैं? मतलब अभी कंपेरेबल या दिल्ली हमसे काफ़ी आगे? क्योंकि काफ़ी लोग आगरा से अभी भी दिल्ली की तरफ चले जाते हैं, तो क्या हम लोग यहाँ वो ट्रीटमेंट दे नहीं पा रहे हैं, या वहाँ कुछ लोग वहाँ बेटर ट्रीटमेंट मिल रहा है? नहीं, देखिए हम लोगों का जो एक्सपीरियंस है, हम लोग प्रभा में भी पेशेंट देखे हम लोगों ने, तो हम लोगों का एक थोड़ा सा जो एक तो ये है कि जो हमारे कोविड हॉस्पिटल्स हैं, मेडिकल कॉलेज में तो पूरा सब फैकल्टी मिल जाती हैं, लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल्स में बहुत से लोग जाने में भी हिचकिचाते हैं। अब जैसे कभी किडनी का कोई पेशेंट साथ में है, उसको डायलिसिस होनी है या उसको नेफ्रो की ओपिनियन होनी है, तो प्राइवेट में थोड़े डॉक्टर्स भी थोड़े से हिंड्रेंसेस रहे, तो डॉक्टर्स तो एक बड़े हॉस्पिटल्स में ये था कि वहाँ पे उनका पैनल है, तो अंडर वन रूफ एवरी फैसिलिटी इज़ देयर, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, उनका नर्सिंग केयर थोड़ा सा बेटर हो सकता है हम लोगों से, लेकिन बाकी ट्रीटमेंट वाइज में हम लोग एट पार रहे हैं। और डॉक्टर प्रभात ने भी देखा, हम लोगों ने भी महंगे इंजेक्शंस भी लगा के देखे, प्लाज्मा भी हम लोगों ने यूज़ किए, लेकिन अल्टीमेटली वी आर एट पार विद द दिल्ली पीपल। और बल्कि जो दिल्ली के पेशेंट्स गए भी हैं दिल्ली में, तो वो लोग फाइनेंशियली भी काफ़ी उनको बर्डन रहा और वो बहुत सेटिस्फाई भी नहीं लौटे वहाँ से। और मोर्टेलिटी भी जैसे यहाँ है वहाँ पे भी ऐसा ही हुआ, बहुत पेशेंट बहुत ऐसा नहीं है कि सभी ठीक हो गए? हाँ, ऐसा नहीं हुआ, उसमें ठीक भी हुए हैं। हम लोगों के यहाँ भी वेंटिलेटर वाले ठीक हुए हैं, जैसा डॉक्टर प्रभात ने बताया, वेंटिलेटर में भी पेशेंट्स बहुत से निकल के आए हैं। ऐसा नहीं है कि वेंटिलेटर पे चला गया तो 100% हाँ वापस नहीं आएगा। तो डेफिनेटली यहाँ आगरा के डॉक्टर्स और स्पेशली एसएन मेडिकल कॉलेज में बहुत अच्छा इलाज किया जा रहा है, वहाँ कोई कमी नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा जो कोरोना का इलाज है वो है उसकी रोकथाम। उसमें आपको मास्किंग, सैनिटाइजेशन और सोशल डिस्टेंसिंग, ये 3 चीज़ें आपको बहुत जोर से फॉलो करनी है। आपने को कहीं भी आपको ये नहीं सोचना है कि अब कोरोना खत्म हो गया है, सुस्त पड़ गया है। सावधानी ही इसका सबसे बड़ा इलाज है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपने दोनों अतिथि डॉक्टर प्रभात अग्रवाल, डॉक्टर अरविंद जैन जी का फिर शुक्रिया अदा करता हूँ। आपसे फिर मुलाकात करेंगे। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी जो कि वैक्सीन को लेकर और कोरोना को लेकर बहुत उत्सुकता रहती है हमारे दर्शकों को, वो आपने आज उनकी दूर करी। थैंक यू सो मच।